देखिए, आपका अध्याय 27 शुरू करना था आपका विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य। यानी कि आपका पुलिस का कुछ और कर्तव्य दिया गया है जो स्पेशल कानूनों के तहत है। तो स्पेशल कानून का मतलब ये हुआ कि अन्य कानून, यानी कि पुलिस एक्ट के अलावा आपका अन्य कानून भी हैं, जैसे आपका जुआ अधिनियम हो गया, अफीम अधिनियम हो गया, या इत्यादि जो कानून हैं उनके तहत पुलिस का क्या कर्तव्य है वह इस अध्याय में बताया गया है। तो पहला आपका पैरा नंबर 338 देखना है। ये कम चांस है पूछने का, एक लाइन बता दिया जाए कि पुलिस एक्ट की सूची एसपी ऑफिस तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पुलिस एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और रेगुलेशन पढ़ रहे हैं और जो आदेश समय समय पर सरकार पुलिस के लिए निर्देश जारी करती है, वह सभी आपका जो आदेश या निर्देश या पुलिस एक्ट या आपका रेगुलेशन का माने बेयर एक्ट हैं, वह थाने में और एसपी ऑफिस में एक एक कॉपी रखी जाएगी। तत्पश्चात आपका इसके बाद और भी आपको देखना है कि पुलिस से संबंधित जितने भी कानून हैं सबका बेयर एक्ट पुलिस थाने में भी रहेगा और एसपी ऑफिस में भी। यानी कि पुलिस से रिलेटेड जितना भी कानून आपका है वे सभी कानून आपका एसपी ऑफिस में भी एक एक कॉपी रखी जाएगी बेयर एक्ट, और थाने में भी रखी जाएगी। ये आपका 338 है। ये कम चांस है पूछने का। इसके बाद आपका 339 पूछने का चांस है कि भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर क्या कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आपका क्या कार्यवाही की जाएगी, तो इसको सीआरपीसी से जोड़ लीजिएगा। आपका 41 से जोड़ना है और एक धारा आपका कह सकते हैं कि 475 से जोड़ना है। सीआरपीसी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। आपका 41 और 475। पहले 41 सीआरपीसी देखिए। 41 सीआरपीसी 41 के क्लास 1 में ये है कि अगर कोई सेना का अभित्याजक है, भगोड़ा है, तो पुलिस को ये पावर है कि वह वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर ले। ये सीआरपीसी की धारा 41(1) में दिया गया है। फिर आपका 475 ये बताती है कि अगर सेना का भगोड़ा है, गिरफ्तार करके लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है उसे पुलिस द्वारा, तो मजिस्ट्रेट आदेशित करेंगे कि जिस सेना का ये भगोड़ा है उस सेना के कमांडिंग अफसर को इस सैनिक को सौंप दिया जाए, ताकि सेना न्यायालय में इसके खिलाफ जांच और विचारण चल सके। तो मजी और पुलिस द्वारा भी आपका कमांडिंग एसपी द्वारा, यानी कि जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा उस आपका यूनिट के कमांडर को सूचित किया जाएगा कि आपका भगोड़ा सैनिक यहाँ गिरफ्तार हो गया है, और फिर मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे कहाँ सौंप दिया जाएगा, कमांडिंग अफसर को, ताकि सेना न्यायालय में उसके खिलाफ भागने के चक्कर में मुकदमा चल सके। तो आपका सेना आपका जब भी पैरा 339 पढ़िए तो सीआरपीसी की कम से कम दो धाराएं कोरिलेट करके पढ़ना है। एक 41 कि पुलिस ऐसे भगोड़े को क्या करेगी वारंट के बिना गिरफ्तार, और मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है। तो ये बात कहाँ बताई गई है सीआरपीसी में, तो 475। इसके बाद आपका 340 भी नहीं पूछा जाता। एक लाइन समझ लीजिए कि सैनिक के भगोड़ा होने पर कार्यवाही, तो जो सेना का कमांडिंग अफसर हैं वह निकटतम आपका पुलिस थाना को सूचना देगा, आसपास के थानों को सूचित करेगा, रेलवे पुलिस को सूचित करेगा, और हुलिया उलिया भेजे, फोटो भेज दे कि ये सैनिक हमारे यहाँ से क्या हो गया है फरार, और जानकारी रहेगी। जैसे ही पुलिस को दिखता है
तो सीआरपीसी की धारा 41 ये कहती है कि पुलिस ऐसे सैनिक को वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। इसके बाद आपका भगोड़े की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि अगर कोई सैनिक भगोड़ा हो गया है तो कमांडिंग अफसर पुरस्कार की घोषणा कर सकता है कि जो भी व्यक्ति इसे गिरफ्तार करवाएगा या गिरफ्तार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम की रकम पूछी जा सकती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका 5 रुपया। यानी कि आपका चूंकि 1861 में कानून बना था, तो 1861 के कानून के तहत ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। उस समय 5 रुपया बहुत बड़ी बात थी। इस समय 5 लाख से कम नहीं होगा, अधिक ही होगा। यानी कि इस समय आपका 5-10 लाख से ज़्यादा ही अगर देखा जाए होगा, लेकिन संशोधन हुआ नहीं, वहीं पुराना ही रह गया। तो आपका ये 341 याद रखिएगा, कितना रुपया इनाम घोषित हो सकता है, 5। 342 भगोड़े के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपका प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रिया बता दी गई है आपका, कुछ सीआरपीसी में भी और कुछ रेगुलेशन में भी। प्रक्रिया होगी क्या, एसपी द्वारा कमांडिंग अफसर को सूचना दी जाएगी उस सेना के कि आपका भगोड़ा सैनिक गिरफ्तार हो गया है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट आपका किसको सौंपने का आदेश देंगे, आपका सेना को, यानी कि उसके जो अफसर हैं। तो और इसमें आपका प्रक्रिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका बता ही दिया गया। इसके बाद आपका 346 पैरा नंबर आता है 346 कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आने वाली मृत्यु के संबंध में कार्यवाही। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, वह फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फैक्ट्री के मालिक का ये कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी इस मृत्यु की सूचना वह पुलिस को दे। और बस एक लाइन पूछ सकता है कि आपका कितने घंटे के अंदर भेजी जानी चाहिए सूचना, तो 1 घंटे, अंडरलाइन कर लीजिए। तो भाई कितने घंटे के अंदर भेजी जानी चाहिए, 1 आवर, 1 घंटा। बहुत अंदर जाकर पूछे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक बार देखिए, अगर कोई फैक्ट्री चल रही है, उसमें कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी मृत्यु के कितने घंटे के अंदर। एक तो जल्दी से जल्दी दीजिए, और जल्दी से जल्दी में मृत्यु के कितने घंटे के अंदर, 1 घंटा। इसके बाद आपका फिर 351 पढ़ना है, यानी कि फिर पैरा छोड़ देना है। 351 पढ़ना है, सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। यानी कि पुलिस सार्वजनिक रूप से आपका जुआ खेलने की लोगों को अनुमति कभी न दे। फिर आपका और पैरा छोड़ना है। इसके बाद 357 आ जाना है, यानी कि आपका जो पैरा पूछ सकता है वह 357 पैरा है। देखिए इसमें क्या है, एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराधों की सूचना दिया जाना। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस उस जिले में होता है, तो पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है कि वह इसे तुरंत सूचित करे। किसको सूचित करे, जिला मजिस्ट्रेट को या डीएम को। अब जहाँ जहाँ सूचना देने का प्रावधान डीएम को है, आपका एक जगह एकत्र कर लेना है। एक तो सीआरपीसी की धारा आपका 58 से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है वह निर्णय की प्रति डीएम को भेजी जाएगी अगर सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को दंड दिया है। और सीआरपीसी की धारा कितना ना, 365 में ना,
फिर एक बार देखिए आपका भाई, पहले सीआरपीसी की दो धाराएं देखिए तब आपका और ये पुलिस एक्ट बताया जाए। दो इन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहला नियम ये है कि वारंट के बिना जितनी भी गिरफ्तारियां जिले में होंगी, पुलिस का ये कर्तव्य 58 सीआरपीसी में है कि उसकी सूचना डीएम को या डीएम के निर्देश पर एसडीएम को दें, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को दें या जिला मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे आपका उपखंड मजिस्ट्रेट को दें। यहाँ आपका अंदर से जाकर क्वेश्चन बना है कि क्या एसडीएम को ऐसे ही सूचना दी जा सकती है? नहीं। तभी एसडीएम वाला ऑप्शन सही मारिएगा जब लिखा रहे कि डीएम के निर्देश पर। अगर डीएम के निर्देश पर न लिखा रहे, केवल ये लिखा रहे कि डीएम को सूचना, एसडीएम को सूचना, दोनों को, तो दोनों कभी न मारिए। आप क्या केवल मार कर आएंगे डीएम। अगर ऑप्शन में रहे कि डीएम को, दूसरा ऑप्शन रहे डीएम के निर्देश पर एसडीएम को, दोनों इनमें से कोई नहीं, तब आप दोनों मार कर आइए। भाई शब्दों का जाल है। अगर निर्देश न रहे तो केवल डीएम, और निर्देश अगर लिखा रहे तब आपका मारना है एसडीएम को भी, यानी कि दोनों मार सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अब आपका 365 सीआरपीसी की धारा देखना है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम किसी व्यक्ति के माने कोई निर्णय देते हैं, तो उस निर्णय की एक प्रति किसको भेजेंगे, किसको सूचित करेंगे निर्णय से? एक कॉपी भेज देना है जिले के मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम को। इसी प्रकार पैरा अब बैक हो जाइए और पैरा में क्या लिखा गया है ये देखिए। एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराधों की सूचना दिया जाना। तो अगर जिले में गंभीर या सीरियस अपराध होता है तो एसपी का ये कर्तव्य है कि वह डीएम को इसकी क्या दे, सूचना। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 363 पैरा 363 आबकारी अपराधों के संबंध में पुलिस के कर्तव्य क्या हैं, ये आपका छोड़ देना है। अफीम और माफिया अपराधों के मामले में पुलिस की शक्तियां भी छोड़ देनी है। अब आपका 366 पैरा पढ़ना है 366, अंडरलाइन करिए। यानी कि अब जो पैरा नंबर पढ़ना है 366 पढ़ना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जांच की जाएगी। अब देखिए इसमें कैसे जांच की जाएगी, और फिर ग्राम चौकीदार पर आइए। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति डीएम द्वारा, इस पर कंट्रोल डीएम द्वारा, दंड भी डीएम द्वारा दिया जाएगा, इसको बर्खास्त भी डीएम द्वारा किया जाएगा इत्यादि। और ये किसके नियंत्रण में रहेगा? डीएम के। इसकी नियुक्ति पुलिस एक्ट के तहत नहीं होती, अन्य कानूनों के तहत होती हैं, लेकिन ये पुलिस का निकाय है। यानी कि पुलिस जो बॉडी है, ग्राम चौकीदार भी उसका आगे बताया जाएगा, बॉडी है ग्राम चौकीदार, लेकिन इसकी नियुक्ति पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत नहीं की जाती। तो ये किसके अंडर में रहता है? डीएम के। तो अब ये पैरा 366 ये बताता है कि अगर ग्राम, देखिए फिर एक बार, अगर अगर किसी गांव में शराब मिलती है या शराब बनाई जाती है, और ऐसी दशा में अगर ग्राम, तो ऐसी दशा में ग्राम चौकीदार का यह कर्तव्य था कि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचित करे कि यहाँ अवैध शराब रखी गई है या गांव में बनाई जाती है। अगर ग्राम चौकीदार इसकी सूचना पुलिस को नहीं देता, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा
ग्राम चौकीदार के कंडक्ट की इंक्वायरी की जा सकती है और अगर इंक्वायरी में ग्राम चौकीदार के खिलाफ शिकायत सही पाई गई है तो चूंकि पुलिस अधीक्षक कार्यवाही कर नहीं सकते ग्राम चौकीदार के खिलाफ, तो किसको कार्यवाही करने के लिए भेज देंगे कि आप कार्यवाही करिए? डीएम को। यानी कि फिर एक बार इसको समझिए, ग्राम चौकीदार के आचरण की जांच किसके द्वारा की जाएगी? पुलिस अधीक्षक द्वारा शराब के मामले में। और क्या गांव में यह जानता था कि शराब बन रही है या रखी गई है? और फिर जांच रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी कार्यवाही के लिए? जिला मजिस्ट्रेट को। क्योंकि ग्राम चौकीदारों को दंड देना, उनके पद से बर्खास्त करना, उन पर नियंत्रण करना, उनकी नियुक्ति करना, ये किसका कार्य है? डीएम का। तो बस दो लाइन पूछ सकता है कि दंड कौन दे सकता है? डीएम। लेकिन क्या एसपी जांच कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और पैरा नंबर भी याद रखना है। कौन सा पैरा नंबर है? 366। अब गांव के मुखिया के खिलाफ कार्यवाही। भाई गांव के मुखिया का भी कुछ कर्तव्य है कि अगर उसके गांव में अवैध शराब रखी गई है, अवैध शराब बनाई जाती है, तो ऐसी दशा में ग्राम प्रधान इसकी सूचना पुलिस को दे। अगर ग्राम प्रधान जानते हुए कि हमारे गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है, रखी गई है, और इसकी सूचना पुलिस को नहीं देता, तो गांव के मुखिया के खिलाफ भी पुलिस कार्यवाही कर सकती है। तो गांव के मुखिया के खिलाफ कार्यवाही शराब के मामले में कौन सा पैरा अप्लाई होगा? तो एक पैरा आगे बढ़ जाइए, 367। फिर एक बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम चौकीदार के आचरण की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? पुलिस अधीक्षक। जांच करके वह किसको कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेजेंगे? डीएम को। पैरा नंबर याद रखना है, कौन सा है? तो 366। गांव के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही किस पैरा में है? 367 में है। और गांव के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अगर वह सूचना देने में क्या किया है? लोप किया है, या जानबूझकर शराब के मामले में सूचना नहीं दिया है। इसके बाद आइए, आपका विशेष पुलिस अधिकारी इसी अध्याय में है। फिर एक बार देखिए विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में। आपका पहले तो पुलिस अधिनियम 1861 की 3 धाराएं कवर करनी है। यानी कि जब ये पैरा आप पढ़िए तो धारा 17 पुलिस अधिनियम की, धारा 18 और धारा 19, 3 धाराएं पढ़ लीजिएगा। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कहाँ दी गई है? आपका धारा 17 में, अधिकार कर्तव्य 18 में। और कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के स्पेशल पुलिस अफसर बनने से इनकार करता है तो वह दंड का भागी होगा और दंड आपका पूछा जा सकता है। आपका धारा 19 में दिया गया है दंड की। 50 रुपया तक का जुर्माना। फिर एक बार देखिए, यानी कि अगर किसी इलाके में दंगा हो गया, बलवा हो गया, शांति भंग हो गई, का जो सब इंस्पेक्टर या इसके ऊपर का पुलिस अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये कह सकता है कि पुलिस की संख्या इस इलाके में कम है, अतः वहाँ के निवासियों को यानी कि आम जनता को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए। तो मजिस्ट्रेट पुलिस की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है आम जनता को। तो ऐसे पुलिस अधिकारी स्पेशल पुलिस अफसर कहे जाएंगे, विशेष पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे।
और इनकी शक्ति कितना होगी, जितना एक पुलिस वाला क्या रखता है, शक्ति। तो धारा 17 में नियुक्ति शक्तियां किस धारा में है, 18 में। और अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के विशेष पुलिस अधिकारी बनने से इनकार करता है तो वह धारा 19 पुलिस एक्ट के तहत दंड का भागी होगा और वह जुर्माना केवल दंडित होगा जुर्माने से। और अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है, 50 रुपया। ये 3 धाराएं पढ़नी है, तब ये पैरा शुरू करिएगा। आप लिख सकते हैं 362 पैरा के आगे लिख सकते हैं कि आपका पुलिस अधिनियम की धारा 17, 18 और कौन सी, 19। अब देखिए आपका विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, तो नियुक्ति बता ही दिया गया, कब की जाएगी ये भी बता दिया गया। बस सावधानी ये बरतना है कि बदमाश लोगों को या बैड कैरेक्टर वालों को, बुरे चरित्र वाले लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाए कि न बनाया जाए, न बनाया जाए। जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, ये नहीं कि फ्राडियों को बना दीजिए या आपका 2 बूंद वालों को बना दीजिए। तो ऐसी दशा में वो क्या करेंगे, खुराफात कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए पैरा 369, मोटर अधिनियम के तहत पुलिस के भी कुछ कर्तव्य हैं जो बदलते रहते हैं। मोटर अधिनियम में भी कुछ पुलिस के कर्तव्य दिए गए हैं जो आपका सरकार हमेशा बदलती रहती हैं। आपने देखा भी होगा यूपी में कि पुलिस को मोटर वाहन चेक इन का अधिकार दे दिया गया, लाइसेंस इत्यादि का। तो तमाम जिलों में पुलिस ने इतना जाति कि इतना वीडियो आ गए कि सरकार परेशान हो गई, फिर आपका ट्रैफिक पुलिस को ही देना पड़ा। यानी कि आपके गाड़ी का लाइसेंस सामान्य पुलिस नहीं मांग सकती, फिर आपका बदलता रहता है। तो इस समय यूपी में किसको अधिकार दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस को। खुद आपका मोटर अधिनियम भी काम करेगा, यानी कि जो मोटर अधिनियम के तहत कर्तव्य पुलिस को दिए गए हैं उन कर्तव्यों का भी पुलिस क्या करेगी, पालन। तो तमाम कानून है जिसके तहत पुलिस को मैं बता दूं आपका कर्तव्य दिए गए हैं। अगला ये अध्याय 28 मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है छूटा फटका। अगर मिसलेनियस कहीं भी दिया रहे, प्रकीर्ण, इसको विविध भी कहा जाता है या मिसलेनियस। देखिए फिर एक बार, अगर हम अन्य कानूनों में देखें तो जो सबसे लास्ट चैप्टर किसी कानून का होता है ज़्यादातर मामलों में, वह मिसलेनियस ही होता है। मिसलेनियस मतलब कि छूटे फटके प्रावधान जो छूट गए हैं, लेकिन इसमें आपका बीच में ही दिया गया है, कभी काल बीच में भी दिया जाता है। जैसे कि सीआरपीसी में आप देखिए तो जो लास्ट चैप्टर है वो मिसलेनियस है। संविधान में भी जो लास्ट चैप्टर हैं वह मिसलेनियस ही हैं, विविध या प्रकीर्ण ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में ऐसा नहीं है, हो सकता है बीच में भी दे दे, तो बीच में ही दिया है। और किस अध्याय में मिसलेनियस दिया है, आपका अध्याय 28 में। मिसलेनियस का मतलब कि कुछ सामान्य प्रावधान इधर उधर के बटोर के रख दिए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, कुछ पैरा इसमें भी महत्वपूर्ण है और वही महत्वपूर्ण पैरा आपको छांटना है। देखिए आपका भाई, पैरा 370 नहीं पढ़ना है, 371 भी नहीं पढ़ना है, 372 भी नहीं पढ़ना है, यानी कि ये पैरा छोड़ देना है। 373 भी पैर हल्का सा देख सकते हैं कि पुलिस व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। तमाम जगहों पर ऐसे मने मिलता है कि पुलिस न्यायालय का कार्य कर रही हैं, कब्जा हटवा रही हैं, कब्जा दिलवा रही हैं,
और बिना न्यायालय के आदेश से तो पुलिस को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप अनावश्यक करने से क्या किया गया है, रोका गया है। भाई आप व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप तभी करिए जब न्यायालय का क्या आया हो, आदेश। तो तमाम ऐसी मैं बता दूं घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई, जहां की पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना या तो राजनीतिक दबाव में या एक पक्षकार से पैसा लेकर और कार्यवाही करती हैं, संपत्ति पर कब्जा दिलवाना, कब्जा हटवाना। और ज़्यादातर वकील इस समय थाने की दलाली करते हैं, थानेदार से जुड़े रहते हैं। और था जैसे कि मान लीजिए कि वकील भी ये सब कार्य कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए कई जगह वकील और पुलिस में विवाद भी हो रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए वकील साहब हैं, थाने पर गए, पार्टी से 2 लाख रुपया लिए कि चलो हम तुम्हारा दुकान खाली करवा देंगे। 50,000 दरोगा जी को दिए, दरोगा जी जाकर दुकान खाली करवा दिए ज़बरदस्ती। ये बिल्कुल अवैध हैं, क्योंकि पुलिस को न्यायालय के आदेश से दुकान खाली करवाना चाहिए, स्वतः नहीं। तो तमाम जगहों पर ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जहां की या तो कब्जा दिलवाना है या कब्जा क्या करना है, हटवाना है। तो वकील साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और पुलिस से मिलकर ये सब कार्य करवाते हैं पुलिस से। तमाम वकील ऐसे हैं जिनका काम ही यही है भाई, कब्जा दिलवाना और ज़मीन से कब्जा क्या करना, हटवाना। तो आपका 373 ए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब 2 बूंद वाला फिर आ जाएगा यानी कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है 373 ए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भले 373 पैरा न पढ़िएगा, लेकिन 373 भी महत्वपूर्ण है कि भाई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप न करिए। देखिए आपका 373 ए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखा जाए। 373 ए स्पष्ट रूप से ऑन ड्यूटी यानी कि आपका कर्तव्य के निर्वहन के दौरान या जब वह अपनी ड्यूटी पर जाने वाला है, नशा यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मादक पदार्थ हैं उसका सेवन सख्ती से वर्जित किया गया है। यानी कि कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी या ड्यूटी पर जाने से पहले 2 बूंद न ले, यानी कि न तो शराब पिए, न हीरोइन पिए, न अफीम पिए, न चरस आपका पिए इत्यादि को क्या किया गया है, कठोरता से, भाई कठोरता से प्रतिबंधित किया गया है। कठोरता माने स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, रोका जाता है। अगर कोई पुलिस वाला ये सब आपका किए हुए पकड़ लिया जाता है तो बहुत कठोर विभागीय कार्यवाही होती है और 2 बूंद जिंदगी का उसका कह सकते हैं कि नौकरी ले सकता है, यानी कि सेवा से बर्खास्त करने का यह एक अच्छा आपका आधार होगा कि यह ऑन ड्यूटी नशे में था। बहुत कड़ा नियम है, फिर एक बार देखिए। यानी कि पुलिस वालों को मादक पदार्थ सेवन करने से ऑन ड्यूटी रोका गया है कि वह मादक पदार्थ सेवन न करे। अगर ऐसा वह करता है, इसे कठोरता से पालन कराया जाता है। और अगर वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो क्या इसके आधार पर उसकी नौकरी ली जा सकती है कि नहीं, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। क्योंकि आप एक समाज के रक्षक हैं और आप ही 2 बूंद लेकर भक्षक बन जाएंगे। और तमाम जिलों में हुआ भी, अभी आपका एक जिला में भी आया कि पीड़िता गई थानेदार के पास एफआईआर दर्ज कराने दुराचार का। थानेदार साहब 2 बूंद लेकर थाने में मस्त थे और वह दोबारा दुराचार कर दिए पीड़िता की।
मैंने गई थी रिपोर्ट कराने, पूरा हो हल्ला मचा, एफआईआर हुई और यहीं प्रयागराज से ही 2 बूंद वाले दरोगा जी क्या हुए, गिरफ्तार। तो तमाम ऐसी घटनाएं। अब नौकरी अगर ये साबित हो जाए कि ऑन ड्यूटी यह शराब पिया था, तो ऐसी दशा में आपका नौकरी जाना निश्चित है और जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। और जेल तो गए ही दरोगा जी। वैसे भी 90% थाना में चले जाइए रात में, तो दरोगा जी बिना 2 बूंद लिए नहीं रहते। ज़्यादातर जो पुलिस वाले हैं नशे में चूर रहते हैं। जाइए रात में 1-2 बजे कभी, तो पहले तो गाली से ही बात करेंगे कि कौन आ गया थाने में, तब बताएंगे कि हम हैं, तब थोड़ा कह सकते हैं कि गम दूर करेंगे और बैठाएंगे। नहीं तो आपका थाने की हालात देखिए तो कोई जाना नहीं चाहता थाना में, मजबूरी में ही जाता है। तो हालात यूपी में और बद से बदतर हैं। वैसे भी अब पुलिस एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेज बनाए थे और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नया पुलिस नियम और रेगुलेशन सरकारें बना लें, ताकि पुलिस का उत्तरदायित्व भी क्या हो, ज़्यादा हो। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में नया पुलिस एक्ट अभी नहीं बना। यानी कि बाप बाप रह गया और बेटा एक कदम आगे निकल गया, जबकि उत्तराखंड ने नया पुलिस एक्ट बना लिया। उत्तर प्रदेश को भी बना लेना चाहिए, ताकि जो ये पुलिस वाले अवैध कार्य कर रहे हैं, लोगों के मानवाधिकार और मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, इस पर रोक लग सके। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस को क्या बनाया जाए, उत्तरदायी। इस प्रकार आपका अगला देखिए, आपका 373 ए अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको 2 बूंद से जोड़ सकते हैं, आईपीसी से जोड़ लीजिएगा, 85 से और 86 से। 85 आपका, फिर एक बार देखिए आईपीसी में बताना पड़ेगा भाई। 85 अनैच्छिक मतदाता की बात करती हैं, यानी कि इच्छा के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिला दिया गया, पिला दिया गया या दे दिया गया और उसे इतना उस पदार्थ से नशा हो गया कि जब वह अपराध कर रहा था उसकी सोचने समझने की क्षमता चली गई है। माने क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा कार्य कानून के विपरीत है, कौन सा कार्य कानून के अनुकूल है, ये सोचने समझने की क्षमता 2 बूंद के कारण क्या हो गई है, गायब। तो अगर जबरदस्ती या इच्छा के विरुद्ध कुछ खिलाया पिलाया गया हो, तो वह पूर्ण रूप से बचाव का हकदार होगा और आईपीसी की किस धारा में, 85 में। और अगर स्वेच्छा से लिया है और स्वेच्छा से कोई नशा वाली चीज लिया है, मत हो गया है, मत के दौरान उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, मैंने इतना नशा हो गया कि सोचने समझने की क्षमता क्या है, खो गया है, तो जिन अपराधों के लिए आशय आवश्यक है वहाँ उसे बचाव मिलेगा, लेकिन आपका ज्ञान के मामले में कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि भले उसका दिमाग काम न कर रहा हो 2 बूंद के कारण, वह वही ज्ञान रखता है जो एक बिना नशे वाला व्यक्ति रखता। तो पूर्ण बचाव स्वैच्छिक मतदाता नहीं है। किसमें बचाव मिलेगा, केवल आशय में, और किसमें बचाव नहीं मिलेगा, ज्ञान में। बताया भी जाएगा आज एविडेंस की धारा 14 में, ये पहले ही दोनों शब्द आएंगे कि इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है। तो फिर एक बार अच्छे से जानिए, बहुत पूछा जाता है। 86 आईपीसी के तहत कब बचाव नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो जिन अपराधों के लिए नॉलेज का होना आवश्यक है, ये उपधारित किया जाएगा, ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि अभियुक्त नॉलेज रखता था,
भले उसे ज्ञान या नॉलेज न हो। लेकिन जिन अपराधों के लिए आशय आवश्यक है उसमें आपका उससे बचाव मिलेगा। तो 299 शाम को आप पढ़े थे, बताइए आपका केवल 299 में आशय भी था कि ज्ञान भी था? तो ज्ञान आशय के मामले में तो उसे बचाव मिल गया, लेकिन नॉलेज के मामले में बचाव नहीं मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि दंड की मात्रा कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जब आईपीसी की धारा 304 में देखेंगे तो अगर आशय था तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या है, ज़्यादा, और आशय नहीं था लेकिन क्या था, नॉलेज, तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या मिलेगी, कम। लेकिन बचाव अब ये है कि आंशिक बचाव देती हैं 86 की, पूर्ण बचाव ये भी पूछा जाता है। आंशिक बचाव पूर्ण नहीं देती। किस में बचाव देगी, इंटेंशन में, और किस में बचाव नहीं देगी 86 धारा आईपीसी के, ज्ञान में। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका देखा जाए भाई 374 भी कम पूछा जाता है, आपका 375 भी, अब 376 फिर पूछा जाता है। पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करना, करेक्टर को आपका वेरीफाई किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका करेक्टर ही समाज में ढीला है, वहीं जब आप एपीओ हो जाएंगे तो वहीं व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा। किसके लिए, आपके करेक्टर की जांच के लिए। यानी कि पुलिस वालों का करेक्टर ढीला होता है, लेकिन यही पुलिस वाले आपके करेक्टर की या चरित्र का क्या करेंगे, जांच। तो देखिए आपका मैंने पुलिस को चरित्र सत्यापन का कार्य भी सौंपा गया है। पुलिस का ये कर्तव्य है कि आपका जो कानून में उसे अधिकार दिया गया है, या सरकार भेजे कि इनका चरित्र का क्या करिए, सत्यापन, तो पुलिस चरित्र का सत्यापन करके सरकार को आपका रिपोर्ट भेजती है। अब सत्यापन पर भी जहाँ फंसता है, देखिए आपका कई मामले ऐसे आए। पिछली बार भी आपका मैंने इसके पहले वाले एपीओ में 2015 वाले में तमाम लोग आपका कोचिंग से सेलेक्ट हुए थे, और काफ़ी सम्मान समारोह और इत्यादि कार्यक्रम किया गया था, कह सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग वेटिंग में थे, तो उन्होंने किया क्या था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज था। जब इंटरव्यू देने गए, फार्म भरवाया गया, तो उसमें लिख दिए कि हमारे खिलाफ कोई अभियोजन पेंडिंग या लंबित नहीं है। उनका इंटरव्यू हो गया, फ्रेश लिस्ट में नहीं आया, वेटिंग जब लिस्ट निकली तो उनका नाम आया। फिर जब नाम आया तो सरकार ने पुलिस को उनका मैंने भेजा कि जहां वह अपना स्थायी पता दिए थे आपका, वहां जाकर उनके चरित्र का पुलिस सत्यापन करे। तो सत्यापन कौन करती है, पुलिस ही। पुलिस गई तो आपका ये देखी कि इनके खिलाफ तो भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज है। अब पुलिस ने ये सरकार को लिख कर भेज दिया कि इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। तो ज्वाइनिंग कराने से सरकार ने डिनाई कर दिया। फिर ये गए कि भाई क्यों डिनाई कर रहे हैं, तो सरकार ने यही कहा कि आप एक तो झूठ बोले हैं। जब आप फार्म भर रहे थे इंटरव्यू का, तो आप देखिए आप ही लिखे हैं कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है, और ये पुलिस ने आपके करेक्टर को वेरीफाई किया, और ये देखिए आपके नाम से इन इन धाराओं के तहत मुकदमा नंबर ये क्या है, पंजीकृत हैं। तो आपका ज्वाइन नहीं कराई सरकार, करें कि जब आप पहले ही झूठ का सहारा लिए हैं। अब ये है कि भाई हाई कोर्ट में गए हैं, अब हाई कोर्ट जब क्या फैसला देता है, अब सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, ये भी रखेंगे। तो फिर आप लोगों को भी सतर्क किया जाता है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर कोई दर्ज है, तो आपको फार्म भरते समय अगर कॉलम दिखे
तो उसमें आपका ये दिखाइए कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मैं फिर बता रहा हूँ। उसके बाद आप परीक्षा देंगे, सेलेक्ट होंगे। अगर सरकार आपका चरित्र का वेरिफिकेशन कराती है तो आप गलत नहीं पाए जाएंगे। फिर आपका एफआईआर होने के कारण अगर सरकार आपकी नियुक्ति को रोक देती है तो आप अच्छा आधार मिलेगा कि आप उच्च न्यायालय जाइए और ये दिखाइए कि ये फर्जी मुकदमा था, कैरियर बर्बाद करने के लिए किया गया था, राजनीतिक विद्वेषवश किया गया था और इत्यादि दिखाकर हाई कोर्ट से एक आधार मिलेगा, क्या मिल लेने का, रिलीफ। लेकिन गलत ना लिखे, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एपीओ में ही गलत लिखकर आज तक लोग लटके हैं। आपका नौकरी मिलने के बावजूद भी सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया। तो आपका ये भी बहुत महत्वपूर्ण पैरा है कि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किस पैरा के तहत किया जाता है। तो कौन सा पैरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, 367। इसके बाद 376 भाई। इसके बाद आपका 377, डाकघर की तिजोरियों को रखा जाना थाने में, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। अगला देखिए। इसके बाद आपका 382, कर्तव्य पर रहते हुए या कर्तव्य से लौटने पर यदि अवर अधिकारी या कांस्टेबल अस्वस्थ हो जाता है तब आपका क्या करना चाहिए। तो फिर एक बार देखिए भाई, अगर आप ड्यूटी पर गए और ड्यूटी से आए, आप बीमार पड़ गए, या आप घर गए छुट्टी पर और वहीं पर क्या पड़ गए, बीमार, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को भेज दीजिए जहां आप तैनात थे, ईमेल कर दीजिए, डाक से भेज दीजिए, हाथ या स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या अब फ़ोन कर दीजिए और फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। क्योंकि आपका ये नहीं है कि अगर इन डिनाई किया जाए, यानी कि आप मौखिक न बताइए, लिखित में बताइए, चाहे हाथों हाथ रिसीव कराइए किसी से या डाक द्वारा। अब ऐसी दशा में अगर आपने भाई बिना छुट्टी पर गए और बिना किसी कारण के छुट्टी से वापस नहीं आए तो ऐसी दशा में आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि अगर आप, यानी कि इसका मतलब, इसका उपाय क्या है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि अभी हम कुछ दिन और घर पर रहें तो सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां अपने को दिखाइए और कहिए कि शरीर बहुत पिरो रही है, अंग अंग में क्या है, दर्द महसूस हो रहा है, डॉक्टर साहब इलाज हमारा करिए, कम से कम 1 रुपया की पर्ची और 4-5 फर्जी दवाएं लिखवा लीजिए। भले दवा न खाइए, भले शरीर दर्द न कर रहा हो, और वहीं पर्ची कि हम तो डॉक्टर की रिपोर्ट लगा के और वहीं पर्ची लगाकर फोटो कॉपी एसपी को क्या करिए, भेज दीजिए। तो इससे ये होता है कि आप मेडिकल पर हैं तो आपका कोई नुकसान कोई अधिकारी कर सकता है कि नहीं। अब इसमें ये आया कि भाई एक व्यक्ति मान लीजिए घर गया, उसके परिवार का एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया ज़्यादा, वह एसपी को डाक द्वारा भेज दिया लेटर और 15-20 दिन बाद ड्यूटी पर आया, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर दी गई। कोर्ट में जब मामला जाएगा तो आप बच जाएंगे। बस ये दिखाएंगे कि हमने तो उचित समय पर आपका एसपी को डाक द्वारा क्या किया था, ये लेटर भेजा था कि हमारे घर का एक आदमी क्या हो गया है, अस्वस्थ, या हम ही बीमार पड़ गए हैं। तो ज़्यादा कुछ लोग तो सही भी होते हैं, ज़्यादा लोग फर्जी होते हैं। यानी कि ये बीमार हैं, वो बीमार हैं, और 10-15 दिन और छुट्टी क्या करते हैं, बढ़वा लेते हैं। तो आपका किसको भेजना है बीमार होने पर, एसपी को, या तो डाक द्वारा या किसी तरह। इसके बाद आपका देखा जाता है 385, गुप्तांग रोग से पीड़ित मुख्य आरक्षी या आरक्षी का अपने उच्च अधिकारियों को
सूचना देने का कर्तव्य। यानी कि अगर कोई आपका गुप्त रोग हो गया है किसी पुलिस वाले को, तो आपका पुलिस वाले का कर्तव्य है कि उच्च अधिकारियों को ये सूचित करे कि हमें ये रोग हो गया है, जैसे एड्स हो गया है। तो ऐसी दशा में जब एड्स हो गया है किसी पुलिस वाले को, तो उसे अस्पताल में क्या कराया जाएगा? भर्ती कराया जाएगा कि भगा दिया जाएगा? भर्ती कराया जाएगा। डॉक्टर इलाज करेंगे, और नहीं बताता है तो विभागीय कार्यवाही भी हो सकती है। क्योंकि जैसे किसी पुलिस वाले को कोरोना हो गया, वह जानता है कि हमें कोरोना हो गया, तो उच्च अधिकारी और अन्य को बताए ताकि ये रोग फैल न पाए। अगर नहीं बताता और पूरा पुलिस वालों के साथ घूमता है, सबको कोरोना बांट दिया, तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद 386 आ जाइए पैरा, चिकित्सकीय इतिहास पत्रक बनाए रखना, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री शीट बनेगी। तो जो पुलिस वाले हैं उनकी एक फाइल अलग बनेगी, मेडिकल हिस्ट्री शीट बनेगी। ये कब कब बीमार हुआ, कौन कौन रोग हुआ, तो आपका ये एक रजिस्टर में क्या होगा? दर्ज। इसको हम क्या कहते हैं? मेडिकल हिस्ट्री शीट। भाई, बुरे चरित्र वालों का नहीं, यहाँ किसकी हिस्ट्री शीट बन रही है? पुलिस की। और कब कब ये इलाज करवाया। 386 के बाद फिर कुछ पैरा छोड़ देंगे। इसके बाद आपका पैरा 393 आ जाइए। पैरा नंबर 393, वाचक यानी कि रीडर पुलिस अधीक्षक। बहुत ज़्यादा पूछे, कम चांस है, लेकिन एक पैरा देखिए इधर। वाचक आपका यानी कि रीडर पुलिस अधीक्षक, यानी कि एसपी साहब को, प्रत्येक जिले के एसपी को एक पेशकार के रूप में सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी दिया जाएगा। यानी कि आपका लिखा पढ़ी इत्यादि करेगा, यानी कि पुलिस ऑफिस में वो रहेगा, एसपी के साथ रहेगा, और रैंक क्या उसकी होगी? सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर की। तो जो भी कागज पत्तर इत्यादि हैं यही सब संभालेगा। एसपी के पीछे पीछे हमेशा क्या करेगा? लगा रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं? रीडर पुलिस अधीक्षक। माने पुलिस अधीक्षक का वाचक या रीडर। इस प्रकार आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर आइए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अध्याय आपका 29, आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन में आपको पढ़ना क्या है? पहले ये देखिए, जहाँ तक आंतरिक प्रशासन की बात है, आंतरिक प्रशासन में आपको कुछ बातें पढ़नी है। पहला बात पढ़नी है कि पुलिस के निकाय कौन कौन से होते हैं। दूसरी बात जो पूछी जाती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कौन कहे जाएंगे, राजपत्रित अधिकारी कौन होंगे, कौन अराजपत्रित अधिकारी होंगे। इसके बाद कांस्टेबल या दरोगा की भर्ती कैसे होगी। फिर आपका एसपी, डीवाईएसपी, सहायक एसपी इत्यादि लोग कैसे भर्ती किए जाएंगे। पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होगी, ये कितने दिनों तक परीक्षा पर रहेंगे, माप नाप जोख होगी, एज कितनी होनी चाहिए। अब ये पुलिस बल का जो इंटरनल आपका प्रशासन है उसके बारे में अब अध्याय आपका 29 पढ़ना है। यहाँ शुरुआती दौर में 3-4 पैरा महत्वपूर्ण है और आपका वह जरूर याद रखिएगा। देखिए, आपका पहले नियुक्ति हम देखते हैं। तो पहला पैरा 396 अंडरलाइन करिए कि पुलिस बल के निकाय या पुलिस बल की बॉडी। तो पुलिस बल के कौन कौन से निकाय होते हैं, कौन कौन सी बॉडी होती हैं,
आपको इसको देखना है तो पुलिस बल के 3 निकाय होते हैं, ये पहले याद रखना है। कितने निकाय? 3। जो 2 निकाय हम पढ़ाएंगे वह पुलिस एक्ट के तहत भर्ती पुलिस वालों के लिए हैं, और एक निकाय पुलिस एक्ट के तहत भर्ती नहीं होता, बल्कि वह डीएम द्वारा ज़्यादातर नियुक्त किया जाता है, जिसे हम कहेंगे ग्राम चौकीदार। तो 3 निकायों में से कितने निकाय पुलिस अधिनियम के तहत भर्ती किए जाते हैं? 2। और एक निकाय जो ग्राम चौकीदार हैं वह अलग से। तो फिर क्वेश्चन देखिए आपका, पुलिस बल की बॉडी कहाँ या निकाय किस पैरा में है, ये पूछ सकता है। 396। पुलिस बल में कितने निकाय होते हैं? दूसरा क्वेश्चन 3। अब तीनों निकाय कौन कौन है, इनकी भर्ती किस कानून के तहत होती है, स्पष्ट लिखा गया है बैरक में। देखिए आपका पुलिस बल के निकाय, पुलिस बल में निम्नलिखित निकाय हैं। पहला दिया है प्रांतीय पुलिस यानी कि पीएसी जिसे कहा जाता है, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस। तो जो प्रांतीय पुलिस है इसे पीएसी हो गया, सिविल पुलिस यानी कि बिना हथियार की पुलिस, सशस्त्र पुलिस मतलब हथियार वाली पुलिस, और घुड़सवार पुलिस यानी कि जो कहाँ चलते हैं घोड़े पर। तो चारों इनकी जो भर्ती होती हैं आपका, ये पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत होती है। यानी कि चाहे प्रांतीय पुलिस हो या सिविल पुलिस हो या सशस्त्र या हथियार वाली पुलिस हो या माउंटेड पुलिस हो, इनकी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत होती हैं। ये पहली बॉडी पुलिस की हुई। दूसरा आपका सरकारी रेलवे पुलिस, जीआरपी जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, इनकी भी भर्ती धारा 2 पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत होती है। देखिए जो आपका जीआरपी होती है आप यानी कि आपका सरकारी रेलवे पुलिस होती है या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये अलग से नियुक्त नहीं किए जाते। आपका ये कैसे नियुक्त किए जाते हैं? तो जो पुलिस वाले सामान्य रूप से भर्ती किए जाते हैं पुलिस में, उन्हीं को कुछ समय के लिए जीआरपी में भेजा जाता है। अब जीआरपी का मतलब आपका 3 साल है ना अधिकतम? हाँ, माने कम से कम 3 साल के लिए है। अलग अलग भाई नहीं आएंगे इसमें कहाँ, ये पुलिस व केंद्रीय हो गए ना आपका, वो तो केंद्रीय हो गए। देखिए आरपीएफ अलग है आपका, जो ये सी अलग अलग पुलिस का अलग अलग कार्य हैं। फिर एक बार देखिए, जीआरपी का कार्य है अपराध का निवारण कर, अपराध के बारे में कार्यवाही करना, एफआईआर करना इत्यादि। इसके बाद एक और पुलिस, तमाम पुलिस होती है आपका, कुछ का कार्य है कि रेलवे का प्रोटेक्शन किया जाए, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। यानी कि जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पुलिस है उसे अन्वेषण करने और आपका एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। आरपीएफ केवल करती क्या है? रेलवे की सुरक्षा करती है। तो एफआईआर दर्ज करना और तफ्तीश करना ये जीआरपी का काम है। और जो सामान्य पुलिस वाले प्रदेश में होते हैं उन्हीं में से 3 साल के लिए कम से कम पुलिस वालों को जीआरपी में भेजा जाता है। और जाकर जीआरपी में गए यानी कि किसी तरह समय लोग काटते हैं क्योंकि पैसा मिलना नहीं है। आपका अपराध जो आपका होते हैं, आपका रेलवे वेलवे में चोरी हो गया इत्यादि हो गया, उसकी बस एफआईआर करिए, विवेचना करिए इत्यादि काम होता है। भाई थाने पर रहेंगे तो पैसा पैसा पैसा, और वहाँ पैसा थोड़ा क्या मिलता है? कम।
लेकिन आपका ये है कि सुविधाएं मिलती हैं ज़रूर, इसमें शक नहीं है। अब चोर उचक्के पाकिट मार जो रेलवे में हैं, उनसे कुछ भले वसूल लिया जाए, लेकिन आम जनता से तो वसूली हो पाएगी कि नहीं। अब ठेले वाला, खोमचा वाला, किताब वाला दुकान बढ़ाकर लगा दिए, अब इनसे कहाँ वसूली हो पाएगी। तो आपका तमाम होते हैं। तो जीआरपी वाले अलग से भर्ती नहीं किए जाते, पहले ये पुलिस में ही भर्ती होते हैं। अब फिर सरकार इन्हें कम से कम 3 साल के लिए राजकीय रेलवे पुलिस में, तो ये राज्य सरकार का निकाय है। और आरपीएफ जो है वह केंद्रीय सरकार का, तो आरपीएफ इसमें नहीं आएगा, सीआरपीएफ भी नहीं आएगी इसमें। फिर हम बता दें, ये राज्य का मामला है, इसमें राज्य की पुलिस आएगी, और राजकीय रेलवे पुलिस भी राज्य की होती है, संघ की नहीं। इनकी यानी कि जो जीआरपी वाले होते हैं, इनकी भी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 के किस धारा के तहत होती है? 2 के तहत। तीसरा जो निकाय है वह गांव का चौकीदार है। कई बार तो गांव का चौकीदार बताया गया, ग्राम पुलिस बताया गया। इनकी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत नहीं की जाती, इनकी भर्ती अलग कानून के तहत की जाती है। लेकिन ये पुलिस के निकाय हैं कि नहीं है? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी भर्ती पुलिस अधिनियम के तहत तो नहीं की जाती, लेकिन वह पुलिस का निकाय या बॉडी माना जाता है? तो क्या मार कराएंगे? ग्राम चौकीदार। तो बताइए फिर, तो आपका एक बार फिर दोहराया जाए, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? डीएम। इनको दंड कौन देता है? डीएम। इन पर कंट्रोल कौन करता है? डीएम। ये किसके अधीनस्थ होते हैं? डीएम। इनको बर्खास्त कौन कर सकता है? डीएम। एसपी केवल जांच करके किसको रिपोर्ट भेजेंगे? डीएम को, कि आप ग्राम चौकीदार 2 बूंद वालों को सहायता किया है, अतः इस ग्राम चौकीदार पर क्या किया जाए? कार्रवाई। तो भाई 3 निकाय हैं, 2 पुलिस अधिनियम के तहत भर्ती, और ग्राम चौकीदार पुलिस अधिनियम के तहत भर्ती नहीं है। फिर भी आपका कह सकते हैं कि ये पुलिस बल का निकाय माना गया है कि नहीं माना गया है। इसके बाद पैरा 397 से भी क्वेश्चन बनता है, पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी कौन माने जाएंगे? तो डीवाईएसपी या पुलिस उपाधीक्षक और उसके ऊपर के जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एक लाइन याद करना है, डीवाईएसपी और उसके ऊपर के जितने पुलिस अधिकारी हैं वह राजपत्रित पुलिस अधिकारी हैं, और डीवाईएसपी से नीचे के जो पुलिस अधिकारी हैं वह कैसे पुलिस अधिकारी हैं? और राजपत्रित। फिर एक बार कवर करिए, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बना है धारा 1 से भी बना है कि पुलिस बल की सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ पंक्ति में, सबॉर्डिनेट पंक्ति में कौन आते हैं? तो डीवाईएसपी से जो क्या हो नीचे, बैरट कर जाइएगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, पुलिस उपाधीक्षक या उसके ऊपर के अधिकारी ये वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, पहला नियम, और राजपत्रित अधिकारी भी माने जाएंगे। और डीवाईएसपी से जितने नीचे के पुलिस अधिकारी हैं उसे सबॉर्डिनेट माना जाता है, और ये राजपत्रित नहीं बल्कि क्या है? और राजपत्रित। यहीं से आपका पैमाना आपका उठाना है, यानी कि पैमाने को सतर्क रहना है। अब पैरा नंबर आ जाइए 397, पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी, तो महानिरीक्षक, इसी में जोड़ लेना है महानिदेशक भी, भले न लिखा हो, महानिदेशक, डीजीपी भी, उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी, अधीक्षक पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी, और डीवाईएसपी
पुलिस उप अधीक्षक, ये कैसे अधिकारी हैं? राजपत्रित, वरिष्ठ अधिकारी की अधीनस्थ वरिष्ठ। अब इनकी जो नियुक्ति होगी वह आगे बताया जाएगा, अलग होती हैं। दूसरा देखिए पैरा 398 देखिए, पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी। तो पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी 4 हैं। एक तो निरीक्षक या इंस्पेक्टर हो गया, दूसरा सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक, फिर तीसरा हेड कांस्टेबल और चौथा कांस्टेबल। यहाँ लिस्ट भी भाई याद रखना है कि कितने अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में पुलिस रेगुलेशन मान्यता देता है। तो क्रम भी याद रखना है, कितने अधिकारी हैं? 5। और अराजपत्रित अधिकारी कितने दिए गए हैं? 4। ये भी थोड़ा सतर्क रहेगा। राजपत्रित अधिकारी कितने दिए गए हैं? 5। और राजपत्रित कहाँ से आप डिवाइड करेंगे? डीवाईएसपी से। डीवाईएसपी के नीचे अधीनस्थ भी होंगे और राजपत्रित भी, और डीवाईएसपी या इसके ऊपर राजपत्रित और वरिष्ठ अधिकारी। अब आ जाइए आपका 399, अधीक्षक या उसके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। एसपी और उसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करेंगे। इसके बाद सहायक अधीक्षकों एएसपी, यहाँ आपका पूछा जा सकता है, जो एएसपी होता है सहायक पुलिस अधीक्षक होता है, असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक होता, असिस्टेंट कहते हैं, एडिशनल नहीं। जो असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक होता है, ये जो आईपीएस बनते हैं उन्हीं को एएसपी बनाया जाता है। सहायक पुलिस अधीक्षक से नीचे होता है, यानी कि जो आपका अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा पास कर लिया वही व्यक्ति, जो आईपीएस कहा जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस की परीक्षा पास कर लिया, आईपीएस बनते हैं। आपका इन्हीं को सहायक एसपी बनाया जाता है। तो जो आईपीएस रैंक के कहलाते हैं। देखिए आपका इनकी परीक्षा कराता है संघ लोक सेवा आयोग। इनकी जब संघ लोक सेवा आयोग इनकी परीक्षा कराता है और इनको भेजा जाता है राज्यों में, तो आपका इसके लिए जो जिम्मेदार अनुच्छेद हैं आपका 312, यानी कि आपको तुरंत इसके लिए पकड़ना पड़ेगा एक अनुच्छेद। कौन सा? 312। एचजेएस में भी इस बार आया था भाई 312 से। इस बार एचजेएस प्री में भी आया था यूपी में। अखिल भारतीय सेवा आपका कहाँ दी गई है? तो अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के बारे में प्रावधान आपका अनुच्छेद 312 में है। फिर पूछा गया था अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस, ये भी किस अनुच्छेद में है? 312। दोनों 312 में मार्क रहेगा। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा दे और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा दे, ये दोनों कहाँ प्रावधान है? 312। अब ये है कि इसमें होता क्या है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे होता है ये पहले जानिए। राज्यसभा एक संकल्प पास करेगी कि संसद चाहे तो अखिल भारतीय सेवा के बारे में, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कानून बना सकती है। जैसे ही राज्यसभा ने प्रस्ताव पास किया तब संसद को कानून बनाने का हक मिलता है। तो ये सब होते क्या है, इनकी नियुक्ति संघ करता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग फार्म निकालता है, परीक्षा कराता है, नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अपॉइंट करके लिस्ट राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति साइन कर दिए, लेकिन ये संघ में काम नहीं करते। इनको कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यों में। राज्यपाल केवल इस नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं। तो नियुक्ति इनकी कौन करता है? राज्यपाल नहीं, कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल इनका केवल क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं। बर्खास्त राज्यपाल नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 311 भी सतर्क रहना है कि जिस प्राधिकारी ने नियुक्त किया है उसके नीचे का प्राधिकारी उसे बर्खास्त। तो आईपीएस को राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी नौकरी नहीं खा सकते। नौकरी खाने का अधिकार केवल किसको प्राप्त है? भारत के। तो जो ये आईपीएस नियुक्त किए जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग से, वह राज्यों में भेजे जाते हैं और इन्हें अमूमन क्या बनाया जाता है? एएसपी, यानी कि सहायक पुलिस अधीक्षक। यह एसपी से नीचे रहता है भाई, फिर हम बता दें, एसपी से क्या रहता है? नीचे रहता है। अब इसी के साथ आपका लास्ट में कोरिलेट करना है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं सत्र न्यायालय और सहायक सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय के नीचे सहायक सत्र न्यायाधीश होंगे और सत्र न्यायाधीश को दंड देने का कितना पावर है? अधिकतम 10 साल। लेकिन शॉर्टकट में 10 साल बताया गया, ऐसे पूछा नहीं जाता, घुमावदार पूछा जाता है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश दे सकता है। तो चूंकि समय भी हो गया भाई, 15 मिनट बाद आपका एविडेंस